नमस्कार छात्रों, आज हम आर्थिक विकास के भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे और आज हम प्रारंभ करेंगे आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्तियों के साथ में। आर्थिक प्रवृत्तियां वह प्रवृत्तियां होती हैं जिनका संबंध धन से होता है और अनार्थिक प्रवृत्तियां वह प्रवृत्तियां होती हैं जिनका भाव जो होता है वो सेवा का होता है, मतलब धन का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए इसको अब विस्तार से समझते हैं। आर्थिक प्रवृत्तियों को आय प्राप्त करने या खर्च करने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्तियों को आर्थिक प्रवृत्तियां कहते हैं। प्रवृत्तियों का मतलब क्या है? कार्य। ठीक है, आर्थिक कार्य कौन से हैं एक तरीके से, तो वो जब हम धन की प्राप्ति के लिए किसी कार्य को करते हैं तो वो आपका किस में आएगा? आर्थिक प्रवृत्तियों में आएगा। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ दिया गया है किसान है, कारीगर है, व्यापारी है, शिक्षक है, ये सभी अपने अपने कार्य को करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वो कार्य करने के बदले कुछ पैसे की प्राप्ति होती है। उनका जैसे शिक्षक को वेतन प्राप्त होता है, व्यापारी अपने सामान को बेचकर धन की प्राप्ति करता है उपभोक्ताओं से, वैसे ही किसान अपनी फसल को बाजार में बेच के धन की प्राप्ति करता है। तो इन सभी के जो कार्य हैं, इनके द्वारा जो किया गई प्रवृत्तियां हैं, वो सभी प्रवृत्तियां क्या कहलाएंगी? आपकी आर्थिक प्रवृत्तियां कहलाएंगी, क्योंकि इन प्रवृत्तियों से इन लोगों को क्या होता है? धन की प्राप्ति होती है। चलिए अब देखते हैं अनार्थिक प्रवृत्तियों को। अनार्थिक प्रवृत्तियां जो हैं, इनका उद्देश्य आय प्राप्त करना या खर्च करना नहीं होता है। इन प्रवृत्तियों का उद्देश्य होता है सेवा भाव। उदाहरण के तौर पर देखो, यहाँ दिया गया है कि माता अपने बालक की देखभाल करे, ठीक है, व्यक्ति समाज सेवा का कार्य करे आदि, ये सभी क्या है? अनार्थिक प्रवृत्तियाँ हैं। यानी माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वो इसके बदले में कुछ पैसे की मांग नहीं करती है। ये उसकी अपनी माँ की ममता है कि वो अपने बच्चे का देखभाल उसे करना ही है। ठीक है, इसमें सेवा भाव है। वैसे ही समाज में आप देखते हैं रोड पर कई बार अलग अलग त्योहारों पर लोग सेवा भाव से कुछ भोजन को वितरित करते हैं सामान्य जनता को जो चलती रहती है रोडों पर। तो वो क्या है? वो व्यक्ति की द्वारा की गई समाज सेवा है। तो वो कार्य जो हैं वो किस में आएंगे? आपके वो सभी कार्य आएंगे अनार्थिक प्रवृत्तियों में, क्योंकि उन कार्यों को करने का उद्देश्य धन की प्राप्ति नहीं होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके अलावा भारतीय अर्थतंत्र में पूरी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? लोग अलग अलग कार्य करते हैं, तो एक एक कार्य को समझ पाना बड़ा कठिन है। तो इसलिए हमने सभी कार्यों को मिला के उन सभी को 3 भागों में बांट दिया है कि व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में काम करता है या माध्यमिक क्षेत्र में काम करता है या सेवा क्षेत्र में काम करता है। तो यहाँ पर हम तीनों के बारे में जानेंगे और एक एक करके प्रारंभ करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर चलिए हम प्रारंभ करते हैं प्राथमिक क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र जो है उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है वो यहाँ पर आपका दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में हम इसमें ज़्यादातर जो है वो कृषि से संबंधित होता है और कृषि के साथ साथ और जो चीज़ें हैं उनके यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पशुपालन है, मत्स्य उद्योग है, मुर्गी पालन है या कच्ची धातुओं की खुदाई है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं आपका क्या है? ये प्राथमिक क्षेत्र में, इनमें कार्य करने वाले सभी लोगों को हम कहेंगे कि वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माध्यमिक क्षेत्र को। माध्यमिक क्षेत्र क्या है कि जितना भी प्रकृति से जो चीज़ें मिली थी, ठीक है, वो सभी प्राथमिक क्षेत्र में आ गई, सम्मिलित हो गई, सीधा सीधा उनका उपयोग कर लिया हमने। अब जब हम प्रकृति से प्राप्त यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उनको प्राकृतिक रूप से बदल कर जब हम उसको क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, कोई और चीज़ जाके बनाते हैं उसके सहयोग से। यानी कच्चा माल तो हमें प्रकृति से मिल गया, प्राथमिक क्षेत्र से मिल गया। कच्चे माल का उपयोग जब हम किसी चीज़ को बनाने में करते हैं, वो उत्पादित सभी चीज़ें वो किस में आपकी आएंगी? माध्यमिक क्षेत्र में आएंगी। जैसे जितने भी उद्योग हैं आपके, छोटे बड़े उद्योग, वो सभी आपके किस में सम्मिलित किए जाते हैं? माध्यमिक क्षेत्र में। निर्माण कार्य जो किए जाते हैं वो भी आपके किस में आते हैं? माध्यमिक क्षेत्र में। बिजली हो गई, गैस हो गई, पानी की आपूर्ति हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है? आपका आफ्टर द मैन्युफैक्चर यानी निर्माण करने के बाद में आपको प्राप्त होती हैं यूज़ करने के लिए, आपके उपभोग के लिए। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं वो आपके किस में आएंगे? आपके माध्यमिक क्षेत्र में सम्मिलित किए जाएंगे ये सभी कार्य। और इसमें काम करने वाले जो भी लोग हैं वो सभी लोग क्या कहलाएंगे? माध्यमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग कहलाएंगे। तीसरा क्षेत्र जो है आपका वो है आपका सेवा क्षेत्र। इसमें क्या है? ऐसी सेवाओं में जो देखिए दिया गया है यहाँ पर क्या क्या आपका स्वास्थ्य, शिक्षण, बैंकिंग, बीमा कंपनियां, मनोरंजन इत्यादि, और भी इसके अलावा हैं बहुत सारे जो कि आपके इसमें सम्मिलित नहीं किए हैं मैंने। परिवहन भी है जिसमें इसमें आपका फिर समुद्री मार्ग हो गए, वायु मार्ग हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो इनकी आप सेवाएं लेते हैं।
तो ये सारे लोग जो हैं वो सेवा क्षेत्र में आते हैं। ये भी क्या है, हमारे भारतीय अर्थतंत्र का एक तीसरा क्षेत्र है। इसमें काम करने वाले सभी लोग जो है वो किससे संबंधित हैं आपके, वो हैं सेवा क्षेत्र से। चलिए अब देखो इसमें दिया गया है मेन तीनों क्षेत्रों की अगर हम बात करें, तीनों क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य रूप से अगर कोई देश विकासशील देश है तो उसमें किसका सबसे ज़्यादा बोलबाला होता है, वो होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। तो विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा बोलबाला जो होता है वो आपका किसका होता है, प्राथमिक क्षेत्र का। अब हम चलिए अब देखते हैं उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन यानी किसी वस्तु का अगर हमें उत्पादन करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, किस किस का उपयोग करके हम उस वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें सम्मिलित करना चाहिए, पर यहाँ पर हमारी किताब के अंदर जो 4 मुख्य भाग हैं उनमें इनको हमने बांट दिया है। पहला जो है देखिए, पहला दिया गया है ज़मीन। ज़मीन का उपयोग हम कच्चा माल प्राप्त करने व वहाँ पर उद्योगों को लगाने के लिए हम ज़मीन का उपयोग करते हैं। ज़मीन हमारे लिए एक प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा देखो दिया गया है यहाँ पर पूंजी। पूंजी की आवश्यकता हमको बहुत अधिक पड़ती है। पूंजी मतलब धन, यानी पैसे की आपको आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अगर आपको किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो कच्चा माल खरीदने के लिए, मज़दूरों का वेतन देने के लिए, वहाँ पर यातायात के साधनों को पहुँचाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो पूंजी भी जो है वो एक महत्वपूर्ण क्या है, साधन है किसका, उत्पादन का। इसके अलावा देखो श्रम दिया गया है। सारे कार्य अगर किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है तो सारे कार्य जो है वो क्या है, केवल और केवल मशीनें नहीं कर सकती। उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए, उनको चलाने के लिए हमें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मज़दूर हैं जो शारीरिक व मानसिक रूप से कार्य करते हैं, ठीक है, वो सभी उनके द्वारा किया गया श्रम कहलाएगा। और श्रम भी क्या है, उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के तौर पर है। आगे चलते हैं, फिर इसमें हम देखते हैं नियोजन। नियोजन का मतलब होता है आपका एक तरीके से प्लानिंग, ठीक है। और नियोजक कौन है, प्लानर। जो क्या करता है, प्लानिंग करता है, वो कहलाएगा नियोजक। और जो नियोजन है वो क्या है, आपकी प्लानिंग है। तो तीनों चीज़ों को, जमीन, पूंजी, श्रम, इन तीनों साधनों को जो कुशलतापूर्वक मिला देता है उस व्यक्ति को कहेंगे हम नियोजक। और इस योजना पूर्वक जो उसने मिलाया है, इसको जोड़ने के बाद वो अगर उत्पादन में वृद्धि करता है वो आपकी कहलाएगी क्या, नियोजन, यानी प्लानिंग कहलाएगी उसके द्वारा की गई। देखते हैं उत्पादन के साधनों का बंटवारा। जैसा कि आपको पता है कि मानव जो है उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, असीमित हैं। उसको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, पर उन चीज़ों को पूरा करने के लिए क्या है, जो साधन हैं वो क्या हैं, आपके सीमित हैं। तो इसके कारण क्या होता है, देखिए मेन विश्व में कोई भी देश जब अपने देश का विकास करना चाहता है, ठीक है, और विकास जब करेगा तो उसको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस देश के पास जो है क्या होते हैं, साधन होते हैं सीमित। ऐसे में क्या प्रश्न उठते हैं, ऐसे में ये प्रश्न उस देश के सामने उठते हैं कि उन सीमित साधनों का उपयोग कैसे करे, कहाँ करे और कितनी मात्रा में करे। ये प्रश्न जो है उस देश के सामने आ जाते हैं, क्योंकि उसको विकास करना है अपने देश का, पर संसाधन क्या है उसके पास, सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो ये प्रश्न उसके सामने आते हैं। ये जो प्रश्न साधनों के बंटवारे में उत्पन्न होते हैं, कैसे, कहाँ और कितनी मात्रा में, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं निम्न पॉइंट के अनुसार, जिसमें देखो दिया गया है असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं हर एक मनुष्य हो चाहे देश हो, उसकी आवश्यकताएं जो हैं वो क्या हैं, असीमित हैं। और एक आवश्यकता से दूसरी आवश्यकता का भी जन्म हो जाता है। तो सभी आवश्यकताओं को अगर हम संतुष्ट करना चाहें तो हम उनको सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें बहुत सारी आवश्यकताओं में से कुछ आवश्यकताओं को चुनाव करना पड़ता है कि इन आवश्यकताओं को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो असीमित आवश्यकताओं में क्या है, इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमें आवश्यकताओं की पसंदगी करनी पड़ती है, यानी चुनना पड़ता है कुछ आवश्यकताओं को कि इन आवश्यकताओं को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। दूसरा देखिए दिया गया है इसमें आवश्यकताओं में अग्रिमता क्रम, यानी आपने जिन आवश्यकताओं को पूरा करने का चुनाव किया है, उन मान लीजिए 10 आवश्यकताएं हैं जिनको आपको पूरा करना है, तो उन 10 आवश्यकताओं में भी आपको क्या है, क्रम देना पड़ेगा कि पहले इन 10 में से हम इस आवश्यकता को पूरा करेंगे। यानी आपने जिन चीज़ों का चुनाव किया है कि इन आवश्यकताओं 10 आवश्यकताओं को हमें पूरा करना है, उनमें से पहली में हम किस आवश्यकता
बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है जो हमारे लिए, हम उसको संतुष्ट करेंगे। तो आपको क्रम देना पड़ता है उन 10 का। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, साधनों का वैकल्पिक उपयोग। वैकल्पिक उपयोग से मतलब है जब हम किसी साधन का उपयोग एक से अधिक बार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं तो वो कहलाता है उस साधन का वैकल्पिक उपयोग। तो वैकल्पिक उपयोग हमारा, मान लीजिए हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने प्राकृतिक संसाधन में से किसी एक चीज़ का उपयोग किया अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, और हमारी वो आवश्यकता पूरी हो गई, उसके बाद भी अगर वो प्राकृतिक संसाधन किसी दूसरी जगह पर उपयोग में आ सकता है तो वो हमें क्या करना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए। जैसे